एक बार इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्यों कोई भी जैसे आइसोटोप जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होते हैं ना, तो जब हम कार्बन एटम का मास लिखते हैं तो हम 12 लिख देते हैं, लेकिन ये तो इसके आइसोटोप का मास है। ये दोनों कहाँ गए? एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है? पहली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 35% स्टूडेंट्स का वेट 60 केजीज है, 50% स्टूडेंट्स का वेट 70 केजीज है, 15% स्टूडेंट्स का वेट 80 किलो है। अब मैं से पूछा कि भाई बताओ क्लास का वेट क्या है, मतलब टोटल 50 स्टूडेंट्स को अगर वेइंग मशीन पर रखा जाए तो वेट क्या आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत सिंपल है ना। 50 स्टूडेंट्स में से 35% का अगर वेट 60 है तो कुछ इस तरह से ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज 60, और मल्टीप्लाई तो करोगे वेट 60 से, प्लस 50 का 50% 70 किलो वाला है, और 50 स्टूडेंट्स का 15%, 50 स्टूडेंट्स के 15% 80 किलो वाले हैं। ये आ गया तुम्हारा वेट, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात और है, अगर 50 स्टूडेंट्स की जगह मान लो 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो हर जगह 100 आ जाता और फिर 100 कॉमन आता, यानी कि वेट डबल हो जाता। तो चलो ये बात समझ आ गई। अब इसी लाइन पर एक चीज़ समझते हैं। हमने एक मोल कार्बन एटम्स लिए। अच्छा हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी सैंपल उठाए कार्बन का तो उसमें 99% तो C12 आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, 0.9% C13 आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, और 0.1% C14 आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर कर रहा है, प्रोटॉन्स सेम है, यानी कि जो अपना एटॉमिक नंबर है वो सेम है। हमारे पास एक मोल कार्बन एटम्स हैं, यानी कि Na कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर। अगर हमें बोला गया इस सैंपल का मास निकालो तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल? Na 6.022 × 10⁻23, बार बार थोड़ा ना लिखेंगे। इसका 99% कार्बन 12 का आइसोटोप है, और एक आइसोटोप का मास कितना होता है? 12 AMU, है ना? अब ध्यान से देखना, इसी तरह हम बाकियों के लिए भी करेंगे कि Na कार्बन एटम्स का 0.9%, तो 0.9/100, और C13 का मास क्या? 13 AMU, प्लस Na कार्बन एटम्स का 0.1%, किसका एबिडेंस है? C14, उसका मास क्या? 14 AMU, एक एटम का मास। ये तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ C12 आइसोटोप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ C13 आइसोटोप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ C14 आइसोटोप्स प्रेजेंट, और उसके बाद हमने एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये Na और AMU का क्या सीन है, ग्राम में कैसे जाता है वो देखते हैं। पहली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। देख लेंगे ये क्यों होता है, पहले ये देखो कि इससे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। मैं Na कॉमन ले सकता हूँ और मैं AMU भी कॉमन ले सकता हूँ हर जगह से। तो Na AMU 1 ग्राम हो गया ना, देखो 1 AMU 1/Na ग्राम, तो Na AMU 1 ग्राम हो जाएगा, तो हम इसे 1 ग्राम ले सकते हैं। यानी इस Na और AMU की जगह हम ग्राम लगा सकते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट देकर ग्राम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ
इतना ग्राम आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम्स हो गया। देखो कुछ नहीं करा है मैंने, यहाँ पर Na इंटू AMU को 1 ग्राम लिख दिया, और अगर मैं बात करूँ 1 ग्राम सब जगह से कॉमन ले लिया तो एक बड़े ब्रैकेट में बाहर में ग्राम आ गया। वो तो सिंपल है ना, वो तो पता है। मैं कह रहा था कि यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम इसलिए मान रहे क्योंकि एरर बहुत कम है, 0.4 ज़्यादा है बस। तो हम इसे 12 बोल देते, चलो 1 मोल कार्बन एटम्स लेंगे तो उसका मास भी 12 ग्राम ही आएगा मान लेते हैं। कुछ केसेस में इतना ज़्यादा एरर होता है, हमें लिखना पड़ता है, जैसे क्लोरीन का 1 मोल लेंगे तो उसका 35.5 ग्राम आता है। तो अब इसमें तुम थोड़ा ना ऐसा लिख दोगे कि 36 मान लो, बहुत ज़्यादा एरर हो जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पॉइंट्स में दे रखा होता है। अच्छा एक और बात, क्लोरीन एटम का अगर कोई मास बोले ना तो भी 35.5 AMU ही हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा कि क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है। तो हमें फिर वही तरीका अपनाना पड़ता है कि देखो 1 मोल अगर क्लोरीन एटम्स ले तो उसका 35.5 ग्राम्स मास आता, तो 1 क्लोरीन एटम लेंगे तो 35.5 AMU। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि एक क्लोरीन एटम है तो वो इस तरह से 2 पार्ट से बना होगा। तो एक पार्ट का कुछ परसेंट एबिडेंस होगा x%, दूसरे का y%, x + y 100 होगा ऑब्वियसली। तब इनका जब हम मास निकालेंगे तो एक एटम का 35.5 आ जाएगा। बात वही है, मतलब घुमा फिरा कर। एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि 1 AMU 1/Na कैसे हो गया। 1 AMU 1/Na कैसे हो गया ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात बता दूं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया वेइंग स्केल पर कि अगर किसी चीज़ का मास x AMU है, ठीक है, कोई एटम है जिसका मास x AMU है, और हम उसका 1 मोल ले लेते हैं ना, तो वो x ग्राम बन जाता है, यानी कि AMU से ग्राम बन जाता है जब हम 1 की जगह 1 मोल ले लें, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी चीज़ के लिए वैलिड है, सिर्फ एटम्स नहीं, केले के लिए भी वैलिड है। तो ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज मोलर मास की, तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर है फाइंड द मास ऑफ 10 ग्राम एटम नाइट्रोजन। सबसे पहले तो ग्राम एटम बता दिया था मैंने पुरानी वीडियोस में कि 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ इट्स एटम। किसी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम मतलब उस एलिमेंट के एटम का 1 मोल। 10 ग्राम एटम नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन एटम का 10 मोल। परसेंट एबिंडेंस दे रखी है, इसका मतलब कि अगर तुम नाइट्रोजन का कोई भी सैंपल उठाओगे तो उसमें नाइट्रोजन का जो 14 मास वाला आइसोटोप है ना, वो 99.6% रहेगा। 99.6% नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप मिलेगा, और नाइट्रोजन 15 वाला 0.4% मिलेगा केवल। अब तुम्हें बताना है कि 10 मोल का क्या हो जाएगा मास। 1 मोल का निकालो, 10 मोल का पता चल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, 14 इंटू 99%, 99.6% प्लस 15 इंटू 0.4% ग्राम, ये 1 मोल का हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मोल का आ जाएगा। ये क्या किया मैंने, पहले हमने समझाया था कि Na और AMU का जो प्रोडक्ट है वो ग्राम बन जाता है, तो इसलिए मैंने Na और AMU लिखने की जगह, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखता, मैं लिखता, देखो मैं कैसे लिखता बता रहा हूँ। अभी ये 10 हटाओ, पहले इसको ही देखते हैं। इसको पहले मैं क्या लिखता, हमारे पास 1 मोल एटम्स हैं यानी कि Na एटम्स हैं, उसका 99.6% 14 मास वाला है, ठीक है। फिर मैं लिखता हमारे पास अगेन 1 मोल एटम्स का 0.4%
15 मास वाला है, तो AMU तो लिखोगे ही ऑब्वियसली, मास निकाल रहे हो ना। अब यहाँ से Na और AMU मिलके 1 ग्राम हो जाता, तो हम डायरेक्टली ऐसा कर देना कि 14 का 99.6% निकालें प्लस 15 का 0.4% निकालें, ये हो गया 1 मोल का मास, 1 मोल नाइट्रोजन का। और अगर 10 मोल चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यस, अभी कैलकुलेट करते रहना, ये बस समझाने के लिए था।